नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक अहम खबरों पर। पहले चरण का चुनाव प्रचार। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में पहुंची भारत जोड़ो यात्रा। दोपहर में राहुल गांधी करेंगे महाकाल के दर्शन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 से 30 नवंबर तक हरियाणा के दौरे पर रहेंगी। नया मोड़ श्रद्धा मर्डर केस में श्रद्धा के अंगूठी का पता चला राज। हाँ, ये देखते हैं खबरें विस्तार से। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार आज यानी कि मंगलवार शाम 5 बजे थम जाएगा। पहले चरण के तहत 1 दिसंबर को 89 विधानसभा क्षेत्र में मतदान होने हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी भारती के मुताबिक इन सीटों पर कुल 788 उम्मीदवार मैदान में हैं। गुजरात विधानसभा में कुल 182 विधानसभा सीट है। इनमें से 13 अनुसूचित जाति और 27 अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। मध्य गुजरात में सबसे अधिक सीटों की संख्या 61 है और इसके बाद सौराष्ट्र कच्छ में 94, दक्षिण गुजरात में 35 और उत्तरी गुजरात में 32 सीट है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी 27 साल से राज कर रही है। पिछले कुछ सालों से कांग्रेस की लोकप्रियता कम होने का फायदा भाजपा को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्म और कर्मभूमि गुजरात में भाजपा को चुनाव जीतने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। इस बार हालात जरूर कुछ अलग है। 5 साल पहले 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने कुछ बेहतर प्रदर्शन किया था। इस बार अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी यहां मैदान में है। केजरीवाल तो दिल्ली और पंजाब में उलटफेर कर चुकी अपनी पार्टी को सफलता मिलने की भविष्यवाणी तक कर चुके हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यानी कि आज केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह दाहोद, खेड़ा और अहमदाबाद में जनसभा करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी ने रोड शो का ऐलान भी किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी अपना दम दिखाएंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज मध्य प्रदेश में 7वां दिन है। मंगलवार की सुबह यात्रा संबेर से शुरू हुई। यात्रा अब उज्जैन जिले में प्रवेश कर चुकी है। उज्जैन में राहुल गांधी दोपहर के बाद बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे, साथ ही बड़ी सभा को भी संबोधित करेंगे वो। इसे लेकर उज्जैन में सारी तैयारी कर ली गई है। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को सांबेर में यात्रा की शुरुआत के समय बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं और आम लोगों का जमावड़ा देखने को मिला है। यात्रा जथार्थ फ्यूचरिस्टिक स्कूल निरोरा में मॉर्निंग ब्रेक के लिए रुकेगी। बताया जा रहा है कि रास्ते में राहुल बड़े जिनालय भी जाएंगे। सांबेर से निकलने के बाद राहुल गांधी ने निनोरा में बलराम जाट ढाबे पर टी ब्रेक लिया। भारत जोड़ो यात्रियों की एक कार सोमवार देर रात सांबेर से निरोरा के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार छत्तीसगढ़ पासिंग में थी। इस पर यात्रा के झंडे लगे हैं। कार किसकी है और कौन चला रहा था, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। कार की स्थिति देखकर लगता है कि उसे किसी अन्य वाहन ने टक्कर मार दी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 से 30 नवंबर तक हरियाणा का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति भवन ने सोमवार को ये जानकारी दी। राष्ट्रपति 29 नवंबर को कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी की शोभा बढ़ाएंगी। इस अवसर पर वो वर्चुअल रूप से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना का भी शुभारंभ करेंगी और सभी सार्वजनिक सड़क परिवहन सुविधाओं के लिए हरियाणा ई टिकटिंग परियोजनाओं के साथ साथ सिरसा में 950 करोड़ की लागत वाली एक मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखेंगी। उसी दिन राष्ट्रपति एनआईटी कुरुक्षेत्र के 18वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी और उसे संबोधित भी करेंगी। शाम को हरियाणा राजभवन चंडीगढ़ में वो हरियाणा सरकार द्वारा उनके सम्मान में आयोजित किए जाने वाले नागरिक स्वागत समारोह में भाग लेंगी। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आईजीएम 2022 के दौरान होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का औपचारिक उद्घाटन करने के साथ साथ ब्रह्म सरोवर के गीता यज्ञ में भी शामिल होंगी। इसी के साथ वे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी का शुभारंभ भी करेंगी। 30 नवंबर को राष्ट्रपति दिल्ली लौटने से पहले आशा कार्यकर्ताओं, महिला पहलवानों, ओलंपियानों, अन्य खिलाड़ियों के साथ साथ छात्राओं से बातचीत करेंगी। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में लोक नृत्य, सरस और शिल्प मेला, लघु उद्योग, राज्य की संस्कृति को प्रदर्शित करने वाला हरियाणा पवेलियन भी स्थापित किया गया है। इन सब के जरिए देश विदेश से आने वाले पर्यटक और श्रद्धालु प्रदेश की समृद्धि, संस्कृति और परंपराओं की जानकारी मिल पाएगी। साथ ही साथ इस दौरान विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों द्वारा कुरुक्षेत्र, संत कबीर, संत रविदास, महर्षि वाल्मीकि, इस्कॉन आदि तीर्थों की प्रदर्शनियां भी लगाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि पवित्र धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता के संदेश को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से गीता स्थली यानी कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर हरियाणा सरकार द्वारा विगत कई वर्षों से भव्य अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाता रहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आज यानी कि मंगलवार सुबह देश भर में आतंक का पर्याय बने गैंग्स और गैंगस्टर्स के ठिकानों पर छापा मारा है। एनआईए की टीम दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 6 स्थानों पर तलाशी ले रही है। एनआईए ने भारत और विदेश में सक्रिय आतंकियों, गैंगस्टर्स और ड्रग तस्करों की साठगांठ को खत्म करने के उद्देश्य से बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए के रडार पर गैंगस्टर से जुड़े ये आवासीय और अन्य दूसरी गतिविधियों से संबंधित परिसर लंबे समय से थे। ये छापे लॉरेंस बिश्नोई, नीरज बाबना, टिल्लू ताजपुरिया और गोल्डी बराड़ से जुड़े गिरोह के गठजोड़ पर केंद्रित है। ये गैंगस्टर आतंकवाद विरोधी एजेंसी के निशाने पर है। अक्टूबर में एनआईए ने उत्तर भारत के 4 राज्यों और दिल्ली समेत 52 स्थानों पर छापा मारा था। इस दौरान एक वकील और हरियाणा के एक गैंगस्टर को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार वकील की पहचान उत्तर पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर इलाके के गौतम विहार निवासी आसिफ खान के रूप में हुई है। पंजाब के संधू मूसेवाला हत्याकांड की वजह से सुर्खियों में आए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की जुर्म की दुनिया काफी बड़ी है। पिछले कई सालों से वो सक्रिय है। लोग उसके आतंक से खौफ खाते हैं। गोल्डी बराड़ और सचिन बिश्नोई उसके सबसे भरोसेमंद व्यक्ति हैं। श्रद्धा बालकर की हत्या का आरोपी आफताब मंगलवार को भी पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए एफएसएल की लैब जाएगा। वहीं एफएसएल के सहायक निदेशक संजीव गुप्ता ने कहा है कि आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट विशेषज्ञों की टीम ले रही है। हमें कल भी टेस्ट कराने की जरूरत पड़ेगी। यह टेस्ट पूरा होने के बाद नार्को टेस्ट किया जाएगा।
इसी के साथ आफताब का ड्रग्स कनेक्शन से जुड़ा तार सामने आया है। सूरत पुलिस ने उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शख्स की पहचान फैसल मोमेन के तौर पर हुई है और उसे मुंबई से उठाया गया है। दिल्ली पुलिस ने गुजरात पुलिस से संपर्क साधा है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर है कि उन्होंने फैसल मोमेन से जुड़ी जानकारी गुजरात पुलिस से मांगी है ताकि ये पता किया जा सके फैसल मोमीन कब से आफताब के संपर्क में था। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ सूत्रों से बताया कि श्रद्धा हत्याकांड में आफताब ने जिस हथियार का प्रयोग किया था वो हथियार बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने श्रद्धा की अंगूठी भी आफताब की दूसरी गर्लफ्रेंड से बरामद कर ली है। बताया जा रहा है कि श्रद्धा के शरीर के टुकड़े करने के बाद आफताब उसकी उंगली से वो अंगूठी उतार ली थी और अपनी इसी गर्लफ्रेंड को तोहफे में दी थी। दूसरी तरफ आफताब को लेकर एफएसएल लैब से तिहाड़ जा रही पुलिस की वैन पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आफताब को वापस जेल ले जाया जा रहा था, तभी कुछ लोगों ने तलवार से हमला कर दिया। इस दौरान वे लोग नारेबाजी भी कर रहे थे। पुलिस ने इस दौरान बचाव में रिवॉल्वर निकाला था। हमला करने वाले खुद को हिंदू सेना का कार्यकर्ता बता रहे हैं। आरोपियों में से एक का नाम निगम गुर्जर जबकि दूसरे का नाम कुलदीप ठाकुर है। दोनों गुरुग्राम के रहने वाले हैं। रोहिणी के प्रशांत विहार थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों निगम गुर्जर और कुलदीप ठाकुर को देर रात गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को प्रशांत विहार थाने से ले जाकर स्पेशल स्टाफ के कार्यालय में रखा गया है। आरोपियों ने बताया है कि 5 लोग आए थे, 3 लोग मौके से फरार हो गए। दोनों आरोपियों को मीडिया कर्मियों से बात करते हुए गिरफ्तार किया गया है। जल्द ही तीसरी और बड़ी पार्किंग मिलने वाली है जबलपुर को। राइट टाउन स्टेडियम परिसर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत प्रथम चरण में बनकर तैयार हो चुकी मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास ही दूसरे चरण में 26,000 वर्ग फीट क्षेत्र में 3 मंजिला पार्किंग बनाई जा रही है, जिसमें 310 कारें व 100 दो पहियों वाहन खड़े किए जा सकेंगे। पार्किंग के लिए बेस स्ट्रक्चर बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि पार्किंग मई 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। विदित हो कि इसके पहले शहर को 2 मल्टी लेवल पजल पार्किंग की सौगात मिल चुकी है। राइट टाउन स्थित मानस भवन में 2 करोड़ की लागत से 34 कार क्षमता की मल्टी लेवल पजल पार्किंग बनाई है। पार्किंग हमेशा ही भरी होती है, जिसके कारण लोग मानस भवन, स्मार्ट रोड, एमएलवी स्कूल रोड सहित गो माता चौक की तरफ जाने वाली मार्ग पर ही वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे यातायात व्यवस्था बिगड़ रही है। जाम के भी हालात बन रहे हैं। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगातार सोना तस्करी के मामले सामने आ रही है। कस्टम विभाग की टीम ने मंगलवार को एक बार फिर जयपुर एयरपोर्ट पर करीब 582.200 ग्राम तस्करी का सोना पकड़ा है। पकड़े गए तस्करी के सोने की कीमत करीब 31.43 लाख रुपए बताई जा रही है। यात्रा दुबई से सोना लेकर जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा था। यहां पर कस्टम विभाग की टीम ने तलाशी के दौरान ये सोना पकड़ा है। कस्टम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सोमवार देर रात एक यात्री दुबई से फ्लाइट में बैठकर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचा था। संदिग्ध लगने पर यात्री को रोका गया और उसकी तलाशी ली गई। एक्सरे मशीन से यात्री की जांच की गई। पूछताछ करने पर यात्री संतोषपूर्वक जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद कस्टम विभाग की टीम ने यात्री के सामान की सघनता से जांच की। कस्टम विभाग के अधिकारियों ने जांच की तो यात्री
इमरजेंसी लाइट में सोना छुपाकर लाया था, जिसके वजन करीब 582.200 ग्राम था। 99.50 शुद्धता वाले तस्करी के सोने की कीमत करीब 31.43 लाख रुपए बताई जा रही है। कस्टम विभाग की टीम ने सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के प्रावधानों के तहत तस्करी के सोने को जब्त कर लिया है। यात्री से पूछताछ की जा रही है अभी। दीपावली से पहले 2 दिनों के लिए गोरखपुर आ रहे मुख्यमंत्री जिले को 3 अरब 1 करोड़ 20 लाख रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। मंगलवार शाम 4 बजे मुख्यमंत्री नगर निगम परिसर में नगर निगम की 215 करोड़ 97 लाख और गोरखपुर विकास प्राधिकरण GDA की 62 करोड़ 84 लाख रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी 20 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से तैयार उनवल बाईपास को जनता को समर्पित करेंगे। यहीं वो 2 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से बने उनवल नगर पंचायत भवन का लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री नगर निगम की 226 और GDA की 94 योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। इनमें 209 करोड़ 88 लाख रुपए की नगर निगम की 188 विकास योजनाओं का शिलान्यास और 6 करोड़ 9 लाख रुपए की 38 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। 6.09 करोड़ रुपए की 38 कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। GDA के कार्यों की लागत 62 करोड़ है। मुख्यमंत्री के सौगात के लिए नगर निगम के नए सदन भवन के सामने भव्य पंडाल लगाया गया है। पंडाल को गोरखनाथ मंदिर का रूप दिया गया है। शास्त्री चौक के रास्ते मुख्यमंत्री नगर निगम में प्रवेश करेंगे। शास्त्री चौक को भी सजाया गया है। देर रात तक नगर आयुक्त अविनाश सिंह के साथ सभी अफसर परिसर में मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नए सदन भवन के हॉल में भी बैठक करेंगे। यहाँ वही पार्षदों के साथ संवाद भी करेंगे। वो ये दूसरी बार होगा जब मुख्यमंत्री नए सदन भवन के हॉल में बैठक करेंगे। इससे पहले सदन भवन का लोकार्पण करने और मुख्यमंत्री ने हॉल में बैठकर पार्षदों से बात की थी। हॉल द्वितीय तल पर स्थित है। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जीरो कोविड पॉलिसी के तहत कड़े लॉकडाउन को लेकर लोगों की नाराजगी बनी हुई है और एक दिन पहले कई जगहों पर जमकर प्रदर्शन किया गया था। पाबंदियों के विरोध में लोगों के प्रदर्शन को देखते हुए आज राजधानी बेजिंग में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए थे। बेजिंग में माइनस तापमान के बीच यहां पर बहुत बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई, क्योंकि ऑनलाइन मुहिम के जरिए लोगों को एकत्र होने के लिए कहा गया था। भारी सुरक्षा बल की तैनाती के बाद वहां पर अभी फिलहाल शांति बनी हुई है। संघाई, नानजिंग और अन्य शहरों जहां से लोगों को एकत्र होने के लिए ऑनलाइन के माध्यम से लोगों से कहा गया था। दशकों से सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ बीकंज में प्रदर्शन कई शहरों में फैल गया था। लोगों की नाराजगी को कम करने के लिए अधिकारियों की ओर से पाबंदियों में कुछ ढील दी गई थी, लेकिन सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी बेहद सख्त रणनीति से पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाया और विशेषज्ञों का मानना है कि जल्द ही वहां पर असंतोष को शांत कर दिया जाएगा। IFFI के जूरी बोर्ड के हेड नादा लापिड के द कश्मीर फाइल्स को लेकर दिए गए बयान पर इस फिल्म के निर्माता विवेक रंजन अग्निहोत्री ने प्रतिक्रिया दी है। अग्निहोत्री ने ट्वीट कर कहा है कि सच सबसे खतरनाक चीज है और ये लोगों को झूठा बना सकती है। लापिड ने सोमवार को 93वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि IFFI के समापन समारोह में द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर
वल्गर और प्रोपेगेंडा फिल्म बताया था। उनके बयान के बाद सोशल मीडिया और टीवी पर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। इस फिल्म में अनुपम खेर ने भी मुख्य भूमिका निभाई थी। लापिड के बयान के बाद अनुपम खेर ने एएनआई से बातचीत में कहा कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। उन्होंने कहा कि ऐसे लगता है कि ये प्री प्लान्ड बयान था, क्योंकि उसके बाद टोल्किंग गैंग भी सक्रिय हो गई। खेर ने कहा कि इस तरह का बयान देना शर्मनाक है। लापिड ने कहा था कि द कश्मीर फाइल्स से हम सभी परेशान और हैरान थे। ये एक प्रोपेगेंडा और वल्गर फिल्म की तरह लगी, जो फिल्म फेस्टिवल की स्पर्धा में शामिल किए जाने लायक बिल्कुल भी नहीं थी। जब उन्होंने ये बात कही तब केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी मंच पर मौजूद थे। भारत में इजराइल के राजदूत ने इस बारे में ट्विटर पर लिखा कि लापिड को अपने इस बयान के लिए शर्मिंदा होना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि भारत की सभ्यता के एक मेहमान को ईश्वर की तरह माना जाता है। लापिड ने जजों के पैनल की अध्यक्षता करने के लिए भारत के द्वारा दिए गए निमंत्रण और उन पर जताए गए भरोसे और सम्मान का दुरुपयोग किया है। उन्होंने लिखा है कि आप ये सोचकर इजराइल वापस जाएंगे कि आपने एक बोल्ड बयान दिया है, लेकिन हम इजराइल के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ रहेंगे। उन्होंने लिखा है कि दोनों देशों के लोगों के बीच गहरी दोस्ती है और आपके द्वारा दिए गए इस बयान से कई नुकसान हो सकते हैं, लेकिन उसका आसार नहीं दिख रहा है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव का दौरा जारी है। उनका काफिला रविवार की रात कसनी कुसमरा मार्ग से गुजर रहा था। एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा था। अखिलेश यादव ने तुरंत ही वहां अपनी गाड़ी को रुका और वे खुद ही घायल की मदद के लिए आगे बढ़े। सूचना देकर एम्बुलेंस भी बुलाया गया। घायल को एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया गया। समय से एम्बुलेंस पहुंचने पर पायलट और ईएमटी को धन्यवाद दिया गया। अखिलेश यादव का काफिला रविवार की रात जैसे ही किशानी कुसमरा मार्ग पर पॉलिटेक्निक के पास पहुंचा, तभी सड़क किनारे घायल को पड़ा देख अखिलेश ने अपना वाहन रुकवाया और तुरंत एम्बुलेंस सेवा 108 पर कॉल करवाया। कॉल पहुंचने के 4 मिनट के अंदर ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस में घायल को अस्पताल के लिए रवाना करने के बाद अखिलेश यादव का काफिला आगे के लिए रवाना हुआ। अखिलेश यादव ने एम्बुलेंस के पायलट और ईएमटी को समय से पहुंचने पर धन्यवाद भी जताया। गुजरात में पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार का शोर थमने में 1 सप्ताह से भी कम वक्त रह गया है। ऐसे में जमीनी के साथ ही ऑनलाइन प्रचार भी तेज हो गई है। सोशल मीडिया के जरिए जारी इस प्रचार में सत्तारूढ़ भाजपा और गुजरात की नई खिलाड़ी आप में खास मुकाबला है। वहीं मुख्य विपक्षी कांग्रेस का फोकस भारत जोड़ो यात्रा पर ही है। फेसबुक अकाउंट व ट्विटर हैंडल के 21 से 27 नवंबर के बीच 7 दिनों के प्रचार के विशेषता में पाया गया है कि कांग्रेस के हैंडल का ज्यादा ध्यान राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर रहा। इस सप्ताह के दौरान कांग्रेस की 75% पोस्ट इस यात्रा से जुड़ी रही। समीक्षाधीन सप्ताह में कांग्रेस की अपनी फेसबुक पेज व ट्विटर हैंडल पर 20% से कम पोस्ट गुजरात चुनाव पर केंद्रित रही। दूसरी ओर इसी सप्ताह में भाजपा के मुख्य फेसबुक पेज व ट्विटर हैंडल पर करीब 40% पोस्ट गुजरात चुनाव से संबंधित रही। गुजरात विधानसभा चुनाव से संबंधित पोस्ट का प्रभाव पिछले सप्ताह के बराबर रहा। सिर्फ शुक्रवार को ही भाजपा व अन्य 2 दलों के पोस्ट सबसे कम रही। गुजरात के चुनावी घमासान में शामिल भाजपा व आप फेसबुक व ट्विटर को अपने पक्ष में माहौल बनाने में मतदाताओं तक पहुंचने के लिए जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। राज्य में पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को और दूसरे व अंतिम चरण का 5 दिसंबर को होगा। 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। बुधवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का अंतिम मुकाबला खेला जाएगा। भारत सीरीज में
0-1 से पिछड़ी हुई है और सीरीज बराबर पर खत्म करने के लिए उसे हर हाल में जीत चाहिए। बतौर कप्तान शिखर धवन और केन विलियमसन सामने होंगे। टॉस सुबह 6:30 बजे होगा। शिखर धवन की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम को पहले मैच में हार मिली थी। न्यूजीलैंड ने 300 से अधिक रनों को लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया था। वही 7 विकेट से जीतने के बाद न्यूजीलैंड ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। दूसरा मैच बारिश के कारण रद्द हो गया और न्यूजीलैंड की बढ़त कामयाब रही। अब तीसरा मैच अगर भारत जीतता है तो सीरीज बराबर पर खत्म होगी, नहीं तो हार या रद्द की स्थिति में भी न्यूजीलैंड इस सीरीज को जीत जाएगी। भारत को अगर तीसरी मैच में जीतना है तो गेंदबाजों का चलना बेहद जरूरी होगा, जो पहले मैच में देखने को नहीं मिला था। इस बार पिच भी गेंदबाजों के अनुकूल रहेगी तो भारतीय गेंदबाजों के लिए अच्छी बात होगी। शिखर धवन ने पिछले मैच में संजू सैमसन की जगह दीपक हुडा को खिलाया था। मैच रद्द होने के बाद उन्होंने इसको लेकर कहा था कि उन्होंने छठे गेंदबाज के विकल्प को देखते हुए ये बदलाव किया था। हालांकि धवन को चाहिए कि तीसरे वनडे से संजू सैमसन की वापसी करवाई जाए, क्योंकि यहाँ गेंदबाजों से ज्यादा भारत को बल्लेबाजी विकल्प देखने होंगे। हेगले ओवल स्टेडियम पर अभी तक कुल 15 अंतरराष्ट्रीय वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं। इससे पहले भारत ने कभी भी यहाँ कोई वनडे मैच नहीं खेला है, जबकि न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड यहाँ हमेशा अच्छा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।